हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ योर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि आपके इंडिया में, आपके प्यारे भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे, जो सिल्क के क्लॉथ्स थे, वो ऑल ओवर वर्ल्ड इतने ज़्यादा डिमांड में थे कि उसकी वजह से भारत के जो कपड़े थे ऑल ओवर बहुत ज़्यादा फेमस थे। और इस वक्त जो आपकी ईस्ट इंडियन कंपनीज़ हमारे देश में आई हुई थी, उसने भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, यानी एक कारण ये भी था और दूसरा कारण कि आपके जिस हिसाब से आपके इंडियन कपड़ों की डिमांड बढ़ रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो यहाँ के जो ट्रेडर्स थे वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उनकी ट्रेड को नुकसान पहुँच रहा था। तो उनकी गवर्नमेंट ने कैलिको एक्ट लगा के इंडियन ट्रेड के ऊपर, कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर बैन लगा दिया, जीन्स के ऊपर। और प्लस उन्होंने हैवी ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट की कि अगर आपको ट्रेड करना है इस देश के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात चूँकि नए-नए आविष्कार इनके देश में हो गया था, स्पिनिंग जेनी आ गई थी, देन दे गॉट अ स्टीम इंजन, सो दे वर फ्लडेड विद द textiles because they were making the cloth on the machines. Okay, and soon, within a very short span of time, their textiles had taken over the market, and the Indian textiles were totally out of the market. ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद इसकी वजह से हमारे भारत के जो कारीगर थे, जो वीवर थे, बुनकर थे, जो स्पिनर्स थे, वे सारे बेघर हो गए, बेरोज़गार हो गए, भूख से मरने लगे। तब कुछ लोग जो है उन्होंने कृषि में लेबर की तरह काम करना शुरू किया, और कुछ लोग प्लांटेशंस में चले गए देश छोड़कर, कुछ लोग रोड साइड कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए, और कुछ लोग जो हैं जब बाद में नई मिलें स्थापित हुई कि उसमें वो लोग वहाँ पर काम करने लगे। ओके, अब आगे हम आज आपका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ योर कॉटन मिल्स कम अप, यानी जो नई कॉटन मिलें आपकी इंडिया में लगाई जाने लगी, उसके तत्पश्चात हम लोग देखेंगे फिर क्या हुआ। Now, the first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पहली आपकी कॉटन मिल थी भारतवर्ष की, जो कि 1854 में बॉम्बे में स्थापित की गई, वो एक स्पिनिंग मिल थी। एंड फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट फो फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो बम्बई था, वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट कैसे बना। ठीक है, क्यों वो इतना महत्वपूर्ण था। एक जो आपका कच्चा कॉटन का जो आपका प्रोडक्ट था, वो क्यों बम्बई से ही जो इंग्लैंड और चाइना क्यों भेजा जाता था, क्यों, मतलब आपका सेंट्रल जो आपका बॉम्बे ही था। तो इसका कारण ये है कि पहले तो जो ये आपका पश्चिम भारत का हिस्सा है, और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है वो कॉटन के उत्पादन के लिए बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, और यहीं पे आपकी कॉटन की पैदावार पाई जाती है। तो इससे जितनी भी आपकी कॉटन की मिलें यहाँ पे लगाई गई, उन लोगों को बहुत आराम से यहाँ पे कच्चा माल मिल जाता था। ठीक है, इसीलिए जो है आपका जो बम्बई था उस टाइम में जो है वो सेंट्रलाइज्ड एरिया था। ओके, एंड नेक्स्ट इज बाई 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। अब चूंकि बॉम्बे की जो लोकेशन एडवांटेजेस थी, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ही जल्दी फिर धीरे 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 आपकी 84 मिल्स जो है उन्होंने बम्बई में काम करना शुरू कर दिया। और इनको लगाया किसने था, ठीक है, ये जो हमारे पारसी और गुजराती बिजनेसमैन थे। ठीक, इन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया था क्योंकि इन्होंने जो व्यवसाय किया है चाइना के साथ, उसके बाद इन्होंने इतना धन कमा लिया। उसी के धन के बेस पर इन्होंने जो है, उसी के आधार पर बहुत सारी मिल्स इन्होंने जो है बम्बई में शुरू की। ठीक है, एंड नाउ मिल केम अप इन द अदर सिटीज़ टू। अब बाकी शहरों में भी धीरे धीरे आपकी मिल्स जो है वो लगाई जाने लगी। और जो पहली मिल आपकी जो अहमदाबाद में थी, जो शुरू की गई थी, वो आपकी 1861 में आई थी। ठीक है, एंड अ ईयर लेटर अ मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कानपुर ऑल्सो। ठीक है, इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। अभी यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उस वक्त आपका जो आगरा था और अवध के रीजन को जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। नाउ ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर। अब जब इंडस्ट्री, कहीं कारखाना लगेगा तो वे उसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए। ठीक है, तो अब ऑलरेडी आपको पता है कि किस प्रकार से लोग जो हैं रोजगार के लिए तरस रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनके तो काम धंधे ठप हो गए थे,
क्योंकि उनकी कॉटन मिल्स जो भी स्पिनर्स थे, वीवर्स थे, वो सब ऑलरेडी काम की खोज में थे। ठीक है, तो अब जब ये नई नई आपकी कॉटन मिल्स लगी, तो अब ये जितने भी हज़ारों की संख्या में आपके जो गरीब किसान थे, आर्टिसंस थे, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, ठीक है, यही लोग जो है ना, जो ये अब इन्होंने ऑल्टरनेट के तौर पे जो काम करना शुरू किया था, अब फिर ये सब शहरों की तरफ भागने लग गए, क्योंकि इनको कहाँ पे काम करना था? मिल्स में। ओके, तो इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, तो मतलब 10 साल के, तकरीबन 10 साल के टाइम में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री थी इंडिया में, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी इसने फेस की। ठीक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स थी? पहले तो ये था कि अभी तक जो है ब्रिटेन से जो कपड़े आ रहे थे, ठीक है, अभी तक वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? ये सस्ते थे। ठीक है, तो अब तो सबसे पहले इनकी जो प्रॉब्लम थी कि भाई ये सस्ते हैं, ठीक, तो इनके साथ कॉम्पिटिट कैसे करें? भाई आदमी सस्ता खोजता है। सो इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन imports. So this eliminated competition and protected infant industries. ओके, अब ये देखिए क्या बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अभी ब्रिटेन में क्या था, चूंकि उसी वक्त इन लोगों के यहाँ कारखाने, उनकी ग्रोथ हो रही थी, वो अभी बस वो अपनी डेवलपमेंट स्टेज में ही थे। तो अब उस वक्त जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने गुहार लगाई अपनी सरकार से, तो सरकार ने अपने कारखानों को, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बचाने के लिए क्या किया कि अब उन्होंने बाहर से जो चीज़ें आ रही थी, प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उस पे बैन लगा दिया, उस पे हेवी ड्यूटीज़ लगा दी। ओके, ताकि उनके जो अभी इंडस्ट्रीज़ जो बस अभी ग्रो कर रहे हैं, उसको लोग क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें और उनको किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन से बचा सकें। ठीक है, मतलब वो तो अपनी सरकार की छत्र छाया में थे। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया में कौन सी सरकार बैठी थी? भाई इंडिया में तो कॉलोनियल गवर्नमेंट बैठी है ना। मतलब ये तो वही ब्रिटेन वाले हैं जिनके कपड़े आपके मार्केट में हैं। ओके, तो सरकार उनकी बैठी है, तो ये क्या करेंगे? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। सो दे रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। तो जब यहाँ की व्यूवर्स ने, यहाँ के स्पिनर्स ने इनको कहा कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, तो इन लोगों ने इस बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट मेजर spurt in the development of cotton factory production in India therefore was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. अब देखिए एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि जैसे कुछ चीज़ें जो हैं अपने से बदलती हैं। ठीक है, होता है ना, हम लोग कई बार कुछ परिस्थितियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये आखिर कब बदलेगा, कब इसका जो है ये वक्त बदलेगा, तो चीज़ें बदलेंगी। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब ठप हो गई, वीवर्स और स्पिनर्स जो हैं रोज़गार की तलाश में यहाँ भटकने लगे। ठीक है, सब गरीब हो गए। तो अब चूंकि कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा था वहाँ पर, तब अचानक से क्या हुआ, क्योंकि इन लोगों को बीमारी थी अंग्रेज़ों को, पूरा संसार विजय पे निकले थे ये लोग, क्योंकि ये चाहते थे कि दुनिया का हर कोना जो है इनके अंडर में हो, ये सबके ऊपर शासन करें। तो इसी के तहत जो है इनकी जो है लड़ाई हुई थी। ठीक, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी, ठीक, ब्रिटेन की, तब उस दौरान क्या हुआ, इनका सारा का सारा जो इनका इकोनॉमिक पावर था, ठीक, इन्होंने अपनी पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो हथियारों में, बारूद में, अपने सैनिकों पे खर्ची करनी शुरू कर दी। ठीक है, यानी अब जो इनकी पूरा का पूरा इनका कॉन्सेंट्रेशन कॉटन टेक्सटाइल्स के ऊपर था, यानी मशीन्स पे जो कपड़े बन रहे थे, जो प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, अब ये पूरी तरीके से डिक्लाइन पे आ गया। क्यों? क्योंकि अब मांग इतनी अधिक बढ़ गई, क्योंकि अब इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अब लड़ाई में झोंक दिया। तो इनके पास अब इतना वक्त नहीं था, इतना अब रॉ मटेरियल नहीं था, ठीक है, कि ये अब जो है कॉटन टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर कर सके। तब अब क्या हुआ, अब इसमें जो है सारा का सारा जो इनका दारोमदार था इंडियन फैक्ट्रीज के ऊपर आ गया, कि अब यहाँ पे जो है कॉटन के कपड़े बनेंगे, क्योंकि जो इनकी मिलिट्री है, जो इनके सैनिक हैं, उनको कपड़े चाहिए। ठीक है, तो वो अब सारा ट्रेड मुड़ के कहाँ आया? इंडिया की तरफ आया। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं अचानक से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में चेंज हुई। राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों के लिए नया नहीं है। ठीक है, अब 1857 की क्रांति में आपने इनके बारे में पढ़ा है, और इनकी जो तलवार थी, ठीक है, वो बहुत ही फेमस है और वो बनी हुई थी, ठीक है, वुड्स स्टील की। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में, कि उसमें क्या खास है। ओके, ओके, तो इससे पहले हम लोग ने कुछ बॉक्सेस जो मिस किए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सम बॉक्सेस हियर, नो, लेट अस सी। ठीक है, ये तो एक फिगर है। राइट, अगेन सेम थिंग, मोस्ट वर्कर्स इन द स्पिनिंग डिपार्टमेंट्स वेयर वुमेन, वाइल वर्कर्स इन द
वीविंग डिपार्टमेंट से मोस्टली मैन, ठीक है। अब स्मेल्टिंग देखिए, स्मेल्टिंग ये क्या होता है? स्मेल्टिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मेटल जो है ऑब्टेन किया जाता है रॉक से, सॉइल से, बाय हीटिंग इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर और ऑफ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल इन ऑर्डर टू यूज़ द मेटल टू मेक समथिंग न्यू। ठीक है, इसको आसान शब्दों में अगर हम समझें तो जैसे हमको जो भी खनिज प्राप्त होता है हमको ज़मीन के अंदर से मिलता है, ठीक है। अब ये जो खनिज होता है ये पत्थर के रूप में होता है और इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ रहती हैं, ठीक है। तो अब इसको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, यानी मेटल जैसे हमको ज़मीन के अंदर से प्राप्त हुआ है हम डायरेक्टली वैसे यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसकी इम्प्यूरिटी निकालने की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसके लिए जो मेटल साफ़ करने की, इम्प्यूरिटीज़ निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। और ये कैसे किया जाता है? इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पिघलने से क्या होता है, ठीक है ना, जो मेटल है जब वो मेटल ऑब्जेक्ट है जब वो बहुत पिघल गया तो उसके बाद सारी इम्प्यूरिटीज़ उसमें से फिर क्या होती हैं, वो निकाली जाती हैं, फिल्टर की जाती हैं। ओके, इट इज़ अगेन रिफाइंड, इट इज़ अगेन रिफाइंड, यानी जितना उसको रिफाइन करेंगे मेटल आपका उतना ही ज़्यादा प्योर होगा। ओके, सो दिस इज योर स्मेल्टिंग। और कई बार स्मेल्टिंग के प्रोसेस में एक दो प्रकार के मेटल आपस में मिला के फिर कुछ नया भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। एनी हाउ, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे टीपू सुल्तान के तलवार की। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है। So we begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of टीपू सुल्तान who ruled Mysore till 1799। ठीक है, टीपू सुल्तान जिन्होंने कि मैसूर पे 1799 तक शासन किया और इनकी जो है अंग्रेज़ों के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और उसमें जो आपकी फोर्थ वॉर थी, ठीक है, जो फोर्थ वॉर में इनकी मृत्यु हो गई थी और लड़ते हुए ही इनकी जो तलवार थी इनके हाथ में थी। अब टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है इट्स अ लीजेंडरी स्वॉर्ड, इट्स नॉट एन ऑर्डनरी स्वॉर्ड, ठीक है, कोई बहुत ही मामूली तलवार नहीं थी ये। इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल कलेक्शंस इन म्यूजियम्स इन इंग्लैंड। ठीक है, अब ये इतना प्रेशियस, इसमें इतना कुछ खास था कि अभी तक इसका जो स्वॉर्ड है टीपू सुल्तान का, इसको जो इंग्लैंड के म्यूजियम में देखने के लिए रखा गया है। तो क्या आप जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात थी? ठीक है, तो अभी ये जो स्वॉर्ड था ना, इसकी स्पेशल चीज़ थी, इट वॉज इनक्रेडिबली हार्ड and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. Okay, it is also a question which comes in the exam कि टीपू सुल्तान की तलवार की खास बात क्या थी। ठीक है, तो ये आपका जो टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड था बहुत ही मजबूत थी, इट वॉज वेरी हार्ड, और उसकी जो धार थी वो इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि वो सामने वाले शत्रु का जो गर्दन है या उसका जो भी आर्मर है उसको बहुत आसानी से काटती थी, मतलब उसकी फ्लो जो है ना इट वाज लाइक वाटर। ठीक है, बहुत ही तेज़ धार। और इसकी ये क्वालिटी आई कहाँ से? ठीक है, यानी एक्चुअली ये इतनी स्पेशल क्यों थी, इतना अच्छा क्यों था? बिकॉज इट केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। ओके, अब इसमें जो इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, इट वाज अ हाई कार्बन स्टील, यानी जो स्टील था इट वाज अ हाई कार्बन स्टील नोन एज वुड्स, राइट, एंड विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया, जो कि दक्षिण भारत में बनाया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? इट वॉज मेड अप ऑफ वुड्स स्टील, राइट। Now, wood steel, when made into swords, produced a very sharp edge with a flowing water pattern। ठीक है, तो wood steel जो है जब तलवार बनाई जाती थी इसकी इसकी जो धारियाँ थी इतनी तेज़ थी कि ये पानी की तरह काटता था। सो दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। ठीक है, नाउ फ्रांसिस बुचन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800। अब ये जो हैं, जो फ्रांसिस बुचनन नाम के व्यक्ति हैं, ये जो है मैसूर में आए थे। इन्होंने जो है 1 साल के बाद, ठीक है, ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान्स डेथ, 1 साल के बाद, यानी टीपू सुल्तान की जो डेथ हो गई उसके 1 ईयर के बाद, ही हैज़ लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड इन मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर। ठीक है, यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात इन्होंने जो है टेक्निक बताई कि किस प्रकार से वुड स्टील बनता था। ठीक, तो वुड स्टील बहुत ही आम तरीके से नहीं बनता था, इसको बनाने में हज़ारों की संख्या में आपके फर्नेसेस लगते थे। ठीक है, स्मेल्टिंग यानी जिसमें आपका मेटल गलाया जाता था, जो वो बर्तन था, जो फर्नेस था, ठीक है, वो हज़ारों की संख्या में हुआ करता था। ओके, एंड इन दीज फर्नेसेस आयरन वॉज मिक्सड विद
चारकोल एंड पुट इनसाइड द स्मॉल क्ले पॉट्स। अभी जो फर्नेस था इसमें जो आयरन था उसको चारकोल के साथ मिक्स करके छोटे छोटे जो आपके घड़े के मटके थे उसमें रखा जाता था। एंड आफ्टर दैट थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर प्रोड्यूस्ड स्टील ingots that were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too। ठीक है, अब इनकी एक तकनीक थी टेम्परेचर कंट्रोल करने की, उसके अंडर में जो स्मेल्टर्स थे वो स्टील के जो पीसेस थे उसको बनाया करते थे और उससे फिर जो है उसके बाद सॉर्ड जो है वो तैयार की जाती थी और ये जो है पश्चिम और मध्य एशिया में बनती थी। अभी वुड्स क्या है देखिए, सी दिस वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ा वर्ड उक्कू। अभी देखिए एंग्लिसाइज वर्जन क्या होता है, एंग्लिसाइज वर्जन मतलब जैसे होता है जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं ना दाल चावल मिला के, ठीक है वैसे ही, मतलब हमने कहीं किसी भाषा का शब्द लिया फिर उसमें हमने कुछ मिक्स कर दिया, ओके दैट इज योर एंग्लिसाइज्ड। ठीक, तो अभी कैसे आया, जैसे आपका कन्नड़ वर्ड है उक्कू जो हम कहते हैं ना, ये कन्नड़ वर्ड है, फिर हुक्कू जो है ये तेलुगु वर्ड है, और फिर ठीक है तमिल और मलयालम उरुक्कू। ठीक है, अभी जो तीनों वर्ड हैं उक्कू, हुक्कू एंड उरुक्कू, इन तीनों का मतलब एक ही है और वो क्या है, वो आपका स्टील। ठीक है, तो इसी का एंग्लिसाइज वर्जन है आपका, राइट। सो वुड्स, ठीक है, तो वुड्स किसका एंग्लिसाइज वर्जन है, इन तीनों वर्ड का, ओके, और उनका मतलब क्या होता है, स्टील। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। अब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जो यूरोप के जो वैज्ञानिक थे वो इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि आखिर ये है क्या चीज़, ये इतनी अच्छी क्वालिटी की कैसे है, ठीक है, वो इसको जानना चाहते थे। सो माइकल फेराडे का नाम आप सब अच्छे से जानते ही, वॉज अ लीजेंडरी साइंटिस्ट। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल लगाए ये इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में कि आखिर ये है क्या चीज़। दैट इज़ फ्रॉम 1818 टू 22, राइट। हाउएवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th century। देखिए जिस प्रकार से हमने अपने कॉटन टेक्सटाइल्स को डिक्लाइन पे आते हुए देखा, ठीक है, जिस प्रकार से हमने नवाबों की हवेलियों को डिक्लाइन पे आते हुए देखा, जिस प्रकार से हमने कितने ही अपने बुनकरों को, स्पिनर्स को अपना रोज़गार सब खत्म होते हुए देखा, वैसे ही अब देखिए इस प्रकार से जो आपकी ये जो एक प्रकार का जो क्राफ्ट है, यानी जो एक कला है तलवार बनाने की, वुड्स स्टील, ठीक है, ये भी जो है जो इतना ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध थी, ठीक है, तो मिड 19th आते आते 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो है पूरी तरीके से कहीं ये धूमिल पड़ गई। तो इसका जो कारण क्या था, ओके, नाउ द swords and the armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftsmen in India। ओके, अब देखिए कारण क्या हुआ था कि जो भी तलवारें थी, जो भी हथियार था, जो उसको इंडस्ट्रीज बनाती थी, ठीक है, वो सब ठप पड़ गई किसके साथ, जब ब्रिटिश ने जो है इंडिया को जीत लिया, जब इंडिया के ऊपर अपना एकाधिकार कर लिया, और उसके बाद यही आयरन स्टील जो हमारे देश में बनता था अब वो कहाँ से आने लग गया, वो इंग्लैंड से आने लग गया। ठीक है, तो जब चीज़ों की मांग घट गई, जब वहाँ से डिमांड आ रहा है, तो यहाँ के जो आपके क्राफ्ट्समैन थे वे सारे के सारे उनका काम जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। सो इट डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट पीपल इन कंट्री इंडिया। ओके, तो अब देखिए उसके बाद जब आपका ये मेटलर्जी प्रोसेस था, जो इतना अच्छा वुड स्टील था, इसकी जो एक तकनीक थी, जो ये पूरी तरीके से पतन पे आ गई, तो इसके बाद जो जितने भी गांव थे, ठीक है, जहाँ पे कि ये फर्नेसेस थे जो कि हमेशा धधकते रहते थे स्मेल्टिंग के प्रोसेस से, जो हमेशा जिनमें आग धधकती थी और मेटल जो सॉर्ड बनाए जाते थे, तो ये सारे क्या हो गए, ये अब खाली हो गए, एकदम सूने पड़ गए। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। ठीक, अभी ये जो वुड स्टील बनती थी, ठीक, इसमें एक बहुत ही अलग तरीके की एक तकनीकी लगती थी जिसमें कि आयरन को रिफाइन किया जाता था। रिफाइन मतलब उसकी जितनी इम्प्यूरिटीज हैं उसको निकाला जाता था। ओके, सो बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल एंड ऑफ 19th century। मतलब अभी हम और आप इस बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत खास लग रहा है, और जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे उनके लिए बहुत खास था, लेकिन ये उन लोगों के लिए खास नहीं था जो इस काम को करते थे। यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस थी भारत में, ये बहुत ही आम थी, इट वाज एक्सट्रीमली कॉमन। ठीक है, अब जो आपका बिहार था, जो आपका मध्य भारत था,
ठीक है। तो लगभग हर जिलों में स्मेल्टर थे। जो आपके डिपॉजिट थे ओर के, यानी वो लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे, ठीक है, यहाँ वहाँ पठारी भागों में रहा करते थे। तो वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े ओर थे इनके पास, ओर के डिपॉजिट्स हुआ करते थे, पूरी खदान थी। तो वहाँ से लोग उसके ओर लेके आते थे और उससे जो है आयरन प्रोड्यूस कर लेते थे। एंड इट वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड द टूल्स डेली यूज। और उसी से जो है जो भी आपके रोजमर्रा के हथियार थे, जो भी टूल्स थे, उसको ये लोग बनाते थे। द फर्नेसेस वेयर ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। अब फर्नेसेस किसके बनते थे? ये बनते थे आपके क्ले के, मिट्टी के, और जो आपकी ब्रिक्स थी, जो ईंटें थी, वो जो है धूप में सुखाई जाती थी, उससे आपके फर्नेस तैयार किए जाते थे। एंड द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन एंड वुमेन वर्कड द बिलोस, पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। अब देखिए ये जो आपका स्मेल्टिंग प्रोसेस होता था, यहाँ पे भी आपका काम बटा हुआ था। ठीक है, आपने देखा कि आपका जो कॉटन टेक्सटाइल बनता था वहाँ भी काम बटा था। स्पिनिंग का काम वुमन करती थी और वीविंग का काम अ, पुरुष करते थे। उसी प्रकार से आपकी जो स्मेल्टिंग प्रोसेस थी, यहाँ पे जो आपका स्मेल्टिंग था, ठीक है, ये आपके मेन करते थे। और जो वुमन थी वो बिलोज को हैंडल करती थी। बिलोज का मतलब क्या? देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, बिलो का मतलब एक ऐसा डिवाइस है, इक्विपमेंट है, जिससे कि लगातार एयर को पंप किया जाता है। यू नो दैट द बर्निंग प्रोसेस नीड्स ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अगर आपको हीटिंग प्रोसेस करना है तो आपको उसके लिए हवा चाहिए। तो लगातार आग को सुलगाते रहने के लिए जो है उसको ऑक्सीजन देना पड़ता था। तो वो काम जो है करती थी आपकी लेडीज। ओके, दैट वाज नोन एज योर बिलोज। यू कैन सी द मीनिंग दिस साइड। सो पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। तो इससे आपका जो लकड़ी था वो लगातार आपका जलता रहता था, कोयला जो आपका लगातार जलता रहता था। ओके, अब देखिए ये फिगर 13 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सो नाउ हियर इन फिगर 13, ये एक विलेज का दृश्य है। इट इज़ अ विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर द अगारियाज अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स लिव्ड। ये भी एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। ठीक है, बहुत छुपके चुपके से क्वेश्चन है यहाँ पे, जो अक्सर बच्चे जो बुक का हर एक पेज हर एक कोना नहीं पढ़ते हैं, वो एक दो नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं। अब देखिए छोटा सा एक छुपा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछ लिया जाता है, हुए अगारियाज। सो हुआ अगारियाज, अगारियाज वे नथिंग बट दे वर द कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स। ठीक है, मतलब अगारियाज किसको कहा जाता है? आयरन स्मेल्टर्स की कम्युनिटी को कहा जाता है। तो ये जो है उनके गाँव का एक दृश्य है सेंट्रल इंडिया में। So, some communities like the Agarias specialized in the craft of iron smelting. In the late 19th century, a series of famines devastated the dry tracts of India. ठीक है, अब 19वीं शताब्दी के अंत तक बता रहे हैं कि फेमाइन की वजह से जो है इनका जो पूरे इंडिया में जो है वो जो एक सूखे वाली स्थिति थी। और इस वक्त जो है सेंट्रल इंडिया में बहुत से अगारियास थे। ठीक है, बहुत से आयरन स्मेल्टर्स थे जिन्होंने अपना काम रोक दिया। उनके विलेज खाली हो गए, वो सारे के सारे कहीं चले गए काम की खोज में, ताकि वो कुछ और काम करके अपना गुजर बसर कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्क देयर फर्नेसेस अगेन। इसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिन्होंने फिर कभी फर्नेस पे अपने काम नहीं किया। ओके, सो अब देखिए, अब यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, बाय द लेट 19th सेंचुरी। ओके, अब 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन। 19वीं शताब्दी खत्म होते होते आपका जो आयरन स्मेल्टिंग का जो ये एक कारीगरी था, जो एक लोगों के हाथ में कला थी, वो जो है पूरी तरीके से पतन की कगार पे आ गई। और बहुत से गाँव में अब जो फर्नेसेस थे भाई उनका काम ही नहीं था, अब आयरन स्मेल्टिंग होनी ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपका ब्रिटेन से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। तो भाई अब जब यहाँ बनना ही नहीं है तो अब क्या होगा? फर्नेस, तो सारे के सारे क्या हो गए? उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वो सारे दे फेल इनटू द डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन। अब जो भी आपका जो आयरन बनता था उसकी मात्रा दिन पे दिन जो है बहुत कम हो गई। तो ऐसा एक्चुअली इतने बड़े पैमाने पे क्यों हुआ? यानी एक कारण जो भी आपके और हमारे सामने है, ठीक है, कि भाई आपका जो हमारे यहाँ स्मेल्टर्स थे, ठीक है, जैसे इंडिया ब्रिटिश ने हमारे ऊपर एकाधिकार किया, उसके बाद जो है आयरन स्मेल्टर्स उन्होंने स्मेल्टिंग बंद कर दी, क्योंकि अब ब्रिटेन से आने लग गई थी। तो भाई इस बीच में क्या हुआ? वो बीच के पोर्शन में ऐसा क्या हुआ? ठीक है, कैसे वहाँ से आने लग गई? देखिए, अभी जब ये ब्रिटिश आए थे तो इन्होंने फॉरेस्ट लॉज इम्प्लीमेंट किए थे, न्यू फॉरेस्ट लॉज, यानी जंगल के कानून। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब जब ये जंगल के कानून लगे तो इसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जंगल के लोगों से कहा, जो लोग वहाँ रहते थे, सालों सालों पीढ़ियों दर पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, उन्हीं के जंगलों से उन लोगों को खदेड़ा गया। यानी उनको ये कहा गया अंडर न्यू फॉरेस्ट लॉज कि अब ये जो फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व्ड हैं।
ठीक है? अभी आपके जंगल नहीं है और अब आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो अब जब आप जंगल में जाएँगे नहीं तो आप लकड़ियाँ कहाँ से लाएँगे? और जब लकड़ियाँ नहीं लाएँगे तो आपके फर्नेसेस कैसे हीट अप होंगे? आप आग किसकी बनाएँगे? जलेगा क्या भई? ठीक है? तो भई ये चारकोल बनेगा कैसे? तो अब आयरन स्मेल्टर्स को लकड़ी नहीं मिल रही है चारकोल के लिए, ठीक? अब उनको आयरन ओर कहाँ से मिलेगा? भई जंगल में ही उनके खदान थे, ठीक है? खनिज वहीं से खोद के लाया करते थे। अब वहाँ जाना नहीं है तो आयरन ओर भी नहीं मिल रहा है। अब कोई फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करेगा, ठीक है? और चुपके से घुसेगा और किसी तरीके से भई लकड़ी भी ले आएगा, मान लीजिए आयरन ओर भी ले आएगा, तो भई आप चुपके-चुपके कोई काम कितने दिन तक कर सकते हैं? आप पकड़े जाएँगे तो कड़ी पनिशमेंट भी मिलती थी, ओके? तो अब ये बहुत दिन तक जो है ये लोग सर्वाइवल नहीं कर पाए। सो इससे परेशान होके इन लोगों ने इस काम को छोड़ दिया और बाकी दूसरे काम धंधे की तलाश में बेचारे सब निकल पड़े। अब देखिए कुछ ऐसे एरियाज थे, ओके, जहाँ पे सरकार ने कहा कि ठीक है हम कुछ आपको परमिशन देंगे फॉरेस्ट में घुसने की, ओके, बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हैवी टैक्स। देखिए कितने मतलब ये लोग धूर्त थे, कितने चालाक लोमड़ी थे ये सब। इन्होंने कहा कि ठीक है पहले तो इन लोगों को जंगल में से खदेड़ दिया और कुछ एक एरिया जहाँ पे कहा कि ठीक है घुस जाओ भाई घुस जाओ चलो जाओ, ठीक है, लेकिन एक शर्त है हमारी कि आपको हमें क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। और वो भी ऐसा टैक्स जो इतना ज़्यादा रहता था कि वो बेचारे उसको पे नहीं कर सकते थे। कहाँ से लाएँगे टैक्स भई? ओके, वो उनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे करना होता था, किस पे टैक्स ले रहे हैं? फर्नेस के ऊपर, ठीक है? जो उन्हीं के बनाए हुए थे। तो उन्हीं के बनाए हुए टैक्स, उन्हीं के बनाए हुए फर्नेस पे, उन्हीं के जंगलों में, उन्हीं के खदानों पे उन्होंने टैक्स लगा दिया कि आप जो फर्नेस यूज़ करेंगे ना, उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है? तो अब इससे इन बेचारों की इनकम जो है वो कम हो गई, ठीक है? भई हम बना ही कितना रहे हैं, बेच ही कितना रहे हैं, वो भी आप टैक्स ले रहे हैं, तो हमारी पॉकेट में क्या जा रहा है? ओके। मोreover by the late 19th century iron and steel was being imported from India। अब यही सब कारण था कि यहाँ पे इन लोगों ने सब तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके बाद जाके फिर इन्होंने आयरन स्टील को जो है ब्रिटेन से जो है लाना शुरू किया। It began importing. Now, ironsmith in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements। अब मजबूर हो गए इन लोगों को, अब ये जो कारीगर थे इंडिया में आयरन स्मिथ थे, इन लोगों को अभी इनके देश से ब्रिटेन से जो आयरन आयरन आ रहा था उसको इन लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया बर्तन और बाकी चीज़ें बनाने में। सो दिस इनेविटेबली लोवर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर्स। अब तो बाजी उल्टी हो गई ना, भाई जब आपके यहाँ बनेगा ही नहीं तो फिर आप यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है? तो अब इन लोगों ने मजबूरीवश क्या किया, उनकी आयरन को यूज़ किया। दिस अब उससे क्या हुआ कि जो भी आयरन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था स्थानीय स्मेल्टर्स के द्वारा, अब पूरी तरीके से डिमांड उनकी ठप पड़ गई। सो बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील फेस्ड अ न्यू कॉम्पिटिशन। अब देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अब जो एक कारीगर थे जो कि आयरन स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको अब जो है नया कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा। कैसा कॉम्पिटिशन? भाई जो आयरन स्टील जो है वहाँ से बन के आ रहा था, ओके। अब देखिए ये जो आपका सोर्स 3 है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हियर अ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा तो ये एक रिपोर्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये आपको कह रहे हैं आयरन स्मेल्टिंग वाज एट वन टाइम अ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया एंड देयर इज हार्डली अ डिस्ट्रिक्ट अवे फ्रॉम द ग्रेट एलुवियल ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडस गंगास एंड ब्रह्मपुत्र इन विच स्लैब हिक्स आर नॉट फाउंड। ठीक है, अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि हमारे और आपके लिए बहुत स्पेशल लग रहा है पढ़ने में, और लेकिन ये उस वक्त बहुत आम था। मतलब आयरन स्मेल्टिंग जो थी ना वो जान लीजिए कदम कदम पे थी, ठीक है, बहुत पूरी तरीके से फैली हुई थी इंडिया में, ओके। और अब ये बता रहा है कि आपके जो एलुवियल ट्रैक्ट्स थे यानी जो आपकी इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो उपजाऊ मैदान था, ठीक है, वहाँ पे उससे कोई भी ऐसा जिला नहीं था जो इतनी दूरी पे हो जहाँ पे कि आपके स्लैग हीप्स नहीं मिले हैं। स्लैग हीप्स का मतलब क्या होता है? स्लैग हीप्स मतलब द वेस्ट लेफ्ट व्हेन स्मेल्टिंग मेटल, यानी जब हम मेटल को स्मेल्ट कर लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट रह जाता है उसे कहा जाता है स्लैग हीप्स। यानी जहाँ पे जो आपके ट्रैक्ट्स मिले हैं वहाँ पे ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहाँ पे कि स्लैग हीप्स को नहीं पाया गया। सो फॉर द प्रिमिटिव आयरन स्मेल्टर find no difficulty in obtaining sufficient supplies of ore from the deposit that no European iron master would regard as worth his serious consideration। यानी जो हमारे यहाँ के पुराने आयरन स्मेल्टर्स थे उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन को अपने डिपॉजिट से लेके आए। यानी उनके लिए बहुत ही आसान काम था, रोज़मर्रा का काम था वो तो।
कि आयरन ओर को लेके आना, वुड इकट्ठी करना, चारकोल लेके मतलब उसको बनाना, यानी आयरन ओर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन यूरोपियन आयरन मास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन वाली चीज़ थी, यानी उनके लिए बहुत कीमती चीज़ थी। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका आयरन स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। अब हम इसको अगली क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा, हमने देखा कि कॉटन मिल्स कम अप, यानी जो आपकी नई कॉटन मिल्स लगाई गई इंडिया में। ठीक है, उसमें जो आपकी सबसे पहली जो मिल थी वो थी आपकी स्पिनिंग मिल, जो स्टेब्लिश हुई बॉम्बे में 1854 में। और इसमें जो आपका सेंटर जो था वो था आपका बॉम्बे। क्यों? क्योंकि यहाँ की खासियत ये थी कि ये जो है यहाँ पे काली मिट्टी जो मिलती थी, इसकी वजह से यहाँ पे कॉटन की बहुत अधिक उपज थी, इसलिए इन लोगों को जो रॉ मटेरियल था वो बहुत आसानी से मिल जाता था। और ये जो मिल स्थापित करने वाले लोग थे वो कौन थे? वो आपके थे पारसीज और गुजराती, जिनके पास काफ़ी धन था, क्योंकि इन्होंने जो है चाइना के साथ ट्रेड करके इसको इकट्ठा किया था। और अहमदाबाद में जो पहली मिल आपकी स्थापित हुई वो हुई आपकी 1861 में। ओके, और फिर धीरे धीरे बाद में कानपुर में यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी इसको लगाया गया। अब जब मिल लगी तो उसके बाद लेबर की डिमांड हुई, तो जितने भी आपके जो पोअर आर्टिसंस थे, क्राफ्ट में एग्रीकल्चर लेबर्स थे, सारे के सारे शहरों की तरफ जाने लग गए ताकि उनको मिलों में काम मिल सके। और 10 साल के भीतर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो है जो आपकी टेक्सटाइल जो आपकी ब्रिटेन से बन के आई थी वो बहुत सस्ती थी, तो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। और बहुत सी कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी कारखानों को बचाने के लिए जो है बाहर की चीज़ों पे क्या था, टैक्स लगा दिया था। ओके, लेकिन हमारे इंडिया में जो है हमारे हमारे जो क्राफ्टमैन थे, जो स्पिनर वीवर्स थे, उनको बचाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकार थी वो कौन थी? वो कॉलोनियल थी। ओके, तो अब उसके बाद जो आपका एक जो सीक्वेंस परिस्थिति जो बदली वो बदली आपकी पहली विश्व युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में पूरी तरीके से जो आपका ये विदेशी शक्ति थी, ये इसने अपने आप को युद्ध में झोंक दिया। तब जो है जब इसको कपड़ों की डिमांड जब इसको घट गई और जब ये उसको नहीं उत्पाद कर पाया, तो फिर ये पलट के आया इंडिया की तरफ। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा आपका स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। अब देखिए आप फिगर 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पे टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड जो है, ओके, इसकी तस्वीर आपको दिखाई गई है। टीपू स्वॉर्ड मेड इन द लेट 18th सेंचुरी। अब देखिए ये जो आपकी तलवार है, इस पे जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये है क्या? ये रिटन विद गोल्ड ऑन द स्टील हैंडल ऑफ टीपू स्वॉर्ड वेयर कोटेशंस फ्रॉम कुरान। ठीक है, कुरान की कोटेशंस लिखे हुए हैं, वो भी किससे? गोल्ड में, विद मैसेजेस अबाउट विक्ट्रीज इन द वॉर। अब ये है क्या? ये टीपू सुल्तान की जो भी लड़ाइयों में जो उसको विजय प्राप्त हुई उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और जो टाइगर का हेड है ये आप देख सकते हैं टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हैंडल, हैंडल के नीचे जो आप टाइगर का हेड जो है, जो आप साफ इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब जो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी उसके बारे में आपको बताया गया है कि वो जो बनी होती थी, इट वॉज मेड अप ऑफ वुड्स स्टील। ओके, एंड वुड स्टील वॉज हैव सो मच गुड कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, इट हैज़ अ वेरी गुड वाटरी फ्लो, यानी उसकी जो एड्ज थी वो इतनी शार्प थी विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न्स। राइट, अब ये जो आपके फ्रांसिस बुचनर साहब थे, ये जब मैसूर में आए तो इन्होंने जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल के बाद जो है वुड स्टील कैसे बनती थी इस टेक्निक के बारे में बताया, जिसमें कि जो स्मेल्टिंग फर्नेसेस थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में लगते थे। ओके, और इसको किस प्रकार से बनाया जाता था ये इन्होंने इसको बताया है। देन व्हाट इज वुड्स? वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू, तमिल और मलयालम वर्ड उरुक्कू। सबका मतलब क्या है? स्टील। ओके, फिर आपके जो माइकल फेराडे साहब थे, यूरोपियन साइंटिस्ट, इन्होंने जो है टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, ठीक है, वो जो वुड्स थी, इंडियन वुड्स, इस पे स्टडी करने के लिए अपनी ज़िंदगी के 4 साल बिताए, ये जानने के लिए एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी किस प्रकार से हैं। ओके, अब नाउ उसके बाद देख लिया आपने कि जो आपके ब्रिटिश थे उन्होंने कैसे जब इनके यहाँ से आयरन और स्टील जो है आने लग गया, तो हमारे यहाँ जो डिमांड थी वो घट गई, जिससे गांव के गांव जो है वो खाली हो गए। ओके, अब इसमें यू हैव सीन that your smelting was done by the men and the woman carried on the work of the bellows, right? अब आपने यहाँ पे देखा फॉरेस्ट लॉस का एक बहुत बड़ा रोल था, यानी जब जंगल का कानून बनाया गया तो जब जो आपके वहाँ के लोग थे, ट्राइबल्स थे, उनको जब जंगलों में नहीं जाने दिया गया, दे डिडंट गॉट द वुड फॉर द चारकोल। ओके, एंड सो वेरी स्लोली दे हैव गिव अप देयर क्राफ्ट एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू द अदर जॉब्स फॉर देयर लाइवलीहुड।
ठीक है। अब इसमें जो आपकी गवर्नमेंट थी उन्होंने अगर कुछ लोगों को परमिशन भी दिया एक्सेस के लिए तो उसमें उन लोगों ने क्या लगा दिया था, टैक्स, जिसकी वजह से उनकी इनकम काफ़ी कम हो गई। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से जो है जो आयरन स्मेल्टिंग थी वो पूरी तरीके से पतन के कगार पे आ गए। ओके। और इसीलिए जो डिमांड थी आयरन की जो कि लोकल स्मेल्टर्स द्वारा प्रोड्यूस हो रहे थे वो कम हो गए, क्योंकि ब्रिटेन से जो इम्पोर्ट आ रहा था उसकी लोग अब इस्तेमाल जो यहाँ पे करने लगे थे। ओके, सो दिस वॉज योर क्लास टुडे। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज दैट कम अप इन इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल दैट टाइम विल मीट अगेन, सी यू, बाय बाय।